हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम 2024 21 सितंबर को रीजनिंग से पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसका आंसर की भी देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द या संख्या का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे PZQW का मान दे रखा है NXOU और FIS के का मान पूछ लिया है आपसे। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना था कि यहाँ पे देखेंगे कि P का मान कितना होता है 16 और N का मान कितना होता है 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 16 और यहाँ पे होता है 14, 2 घट रहा है तो यहाँ पे 2 घटा दीजिए, तो 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा D। तो देखेंगे D किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि जेड का मान कितना होता है 26 और यहाँ एक्स का मान कितना होता है 24। तो यहाँ पे देखें 2 कम हो रहा है, तो 9 यहाँ पे आई का मान होता है 9 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 तो किस में आता है जी का मान है, तो यहाँ जी तो दिया हुआ है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा था कि पी और क्यू बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, पी की बेटी आर की बहन है, एस से क्यू का क्या संबंध है। ठीक है, देखिए सिंपल सा पैटर्न है कि पी और क्यू बहनें हैं, पी और क्यू बहनें हैं, दोनों बहन हैं। ठीक, अब बोल रहा है आर और एस क्या हैं, भाई हैं। मान लेते हैं कि आर और एस दोनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पी की बेटी आर की बहन है, तो पी का कोई बेटी होगी। ठीक है, पी की बेटी आर की बहन है। अब ये यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ से ले आते हैं, आर की पी की कोई बेटी होगी, उसकी पी की बेटी आर की बहन है, तो ये जो है ना इसकी बेटी ये आर की बहन है और इसकी बहन है। इसका मतलब ये हुआ कि आर एस की जो बेटी होगी वो तीनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है, इस मतलब पी के 3 संतान हैं, आर एस और ये जो इसकी बेटी जो थी वो। ठीक है, अब क्या सवाल पूछ रहा है कि एस से क्यू का क्या संबंध है, इस एस से इस क्यू का क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, माँ तो होगा नहीं, क्योंकि माँ इसके लिए कौन है, माँ है, ये पी है तो ये नहीं होगा। दादी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन की बात हो रहा है, तो दादी होगा नहीं। बहन भी नहीं होगा, क्योंकि बहन होने के लिए एक ही लाइन होना चाहिए, ज़रूरी है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये इस जनरेशन से इसका यानी कि रिश्ता जो भी होगा वो बेटा बेटी वाला कुछ रिश्ता होगा ऐसा। ठीक है, तो बहन भी नहीं होगा, इसका सेंसर क्या हो जाएगा फिर, चाची हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन है, क्यों यहाँ पे मौसी लगेंगी और मौसी को यहाँ पे चाची कर दिया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इंग्लिश वर्जन में अच्छा लिखा हुआ है, आंट लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी सही हो जाएगा, इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो बनाया हुआ है बिल्कुल ये पैटर्न सही बनाया है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका चाची भी आंसर आया, तो बिल्कुल जिसका भी होगा वो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, चाची। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या दिया है। अगला सवाल था, एक व्यक्ति 32 वर्ष की आयु में अपने पहले बेटे के पिता बना। ठीक, 32 वर्ष की आयु में अपने पहले बेटे के पिता बनता है। जब उसका बेटा 7 वर्ष का हुआ, इसका मतलब है कि जब 7 वर्ष का होगा तो इसका मतलब उसका पिता की उम्र कितना हो गया होगा, 7 साल के बाद 39 हो गया होगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है कि हुआ तब उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी, तब इसके बाद यानी कि उसका उम्र कितना हो गया, उसकी पत्नी की कितना था उसमें 35 था। तो पूछा क्या है कि पिता और माता का आयु में अंतर क्या है, तो जाहिर सी बात है 35 और 39 4 वर्ष का अंतर है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, राशन को ये लिख रहा है जाता है तो ये नंबर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए आर 18 में आता है और वो आता है 15 में, तो देखेंगे यहाँ पे क्या घट रहा है, 3 घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे एल होता है 12 में, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 किस में आता है, आई में आता है। तो और भी यहाँ पे एक ऑप्शन आ दिख रहा है, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यू का मान कितना होता है, यू का मान होता है 21, तो 21 में से हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, 18 देखिए आता है आर में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे टी है जो कि 20 में आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि 1 2 से ही अब हमें आंसर मिल जा रहा था, है ना, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ही चेक किए तो पता चल गया, इसके आगे अब कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है, 2 चेक हो गया तो बाकी 2 तो और कोई मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आर जो हमारा है, ये जो आपका आर है, यहाँ से माफ़ कीजिएगा, आर जो है आपका यहाँ पे 3 घटा रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे कि 3 अगर ए में से 3 घटाएंगे तो एक्स पर पहुँच जाएंगे,
फिर 20 में टी का मान जो होता है 20 होता है, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, 17 3 20। फिर यहाँ पे देखेंगे 9, आई जो है सो 9 होता है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 पर पहुँच जाएंगे। तो मतलब है कि 3 ये घटा के रखा है, तो यहाँ भी इस समय क्या करेंगे 3 घटा देंगे। इसका एक आसान सा तरीका ये भी था, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एल का मान कितना होता है 12, यू का मान होता है 21, एम का मान होता है 13, बी का मान होता है 2 और ई का मान होता है 5 और आर का मान होता है 18। अब समय 3 घटा दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 2 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, और ये 28वां मान हो जाएगा, 28 नहीं 27। ठीक है, और एस ये जो 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 18 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 15। अब ये मान देखिए किसका आता है, 9 का होता है आई, 18 का मान होता है आर, 10 का मान होता है जे और 27 का मान होता है वाई, 2 का मान बी और 15 का मान होता है ओ। देखिए वही चीज़ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है कि ए स्टार बी का अर्थ क्या है कि ए को बी से गुना किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मान दे रखा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ होगा कि ए को बी से भाग दिया जाएगा। तो सिंपल से इसमें करना क्या था, जो भी चीज़ लिखा था लिख लेते। जैसे 10 है, स्टार का मान क्या बोल रहा है कि गुना कीजिए, तो गुना कर देंगे 10 से। फिर बोला इक्वल का मान क्या बोल रहा है, इक्वल का मान बोल रहा है आपको यहाँ पे घटाना है, तो घटा दीजिए। ठीक है, स्टार का मान क्या बोल रहा है, फिर से गुना कीजिए, कितना से 5 से नहीं 10 से। फिर क्वेश्चन मार्क का क्या अर्थ है, बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ दीजिए 50। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन मार्क को करना है बी को ए से जोड़ना है, जोड़ दीजिए। फिर एट द रेट का मतलब क्या बोल रहा है, ये एट द रेट का अर्थ बोल रहा है कि भाग देना है, तो भाग दे दीजिए कितना से 10 से। इसमें सिंपल क्या लगाना है, बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो 10 दाग कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा 10 बचे 50 और इसमें दोनों से भाग लगाएंगे तो 10 बचे 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में तो जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएगा 105 माइनस 50 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 55 बच जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है और उसका निष्कर्ष पूछ रहा है आपसे। जैसे कथन दे रखा है, बांध वाले सभी राज्यों में पानी की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और ये आपको मानना क्या है, देखिए बोला है कि सही माने। अब जो भी कथन दिया गया उसको सही मानना है। तय करें कि दिए गए निष्कर्ष मान्यताओं में से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए कथन से निकाला जा सकता है, और जो दिया गया कथन है उसको आपको सही मानना है। जैसे कि लिखा है पहला कथन में कि बांध वाले सभी राज्यों में पानी की कोई समस्या नहीं है, और आगे लिखा है कि एक राज्य में कोई बांध नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इससे हम, कि पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और सेकेंड कह रहा है कि बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं। बांध जो है वो पानी की समस्या का समाधान करते हैं। देखिए पहले लिखा है ना यहाँ पे कि ये बांध वाले सभी राज्यों में पानी की कोई समस्या नहीं है। तो बांध जितने भी राज्य हैं वहाँ पे पानी की कोई समस्या है ही नहीं। इसका मतलब है कि बांध वाले की जो बांध जो है वो पानी की समस्या का समाधान करता है, तो बिल्कुल करता है। ठीक है, बाकी पहला कथन दिया है, पहला निष्कर्ष दिया है कि पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि पानी की समस्या करना पड़ेगा। ठीक है, पड़ सकता है, संभावना है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनता है कहीं भी, तो ये भी सही लग रहा है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसका 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ठीक है, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। अगला सवाल पूछा था आपसे कि पी ने उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, कर लीजिए, पी ने उत्तर से दक्षिण, मतलब ये उत्तर है, नीचे दक्षिण की तरफ गया। वह दाईं ओर समकोण पर मुड़ी, समकोण मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए मुड़ी है, किधर, दाईं तरफ। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो जो दाईं होता है वो बाईं ओर होता है, जो बाईं होता है वो दाईं ओर होता है। तो मेरा ये बोला 90 डिग्री मतलब किधर मुड़ गया ये। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर बोला फिर दाईं ओर मुड़ गया। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और वही समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाएगा। अब पूछ रहे हैं आपसे कि वह अंततः किस दिशा में चल रही हैं, तो ये किस दिशा में चल रही हैं, उत्तर दिशा में चल रही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आसान सा सवाल था, यहाँ पे कुछ पैटर्न दे रखा था, इसका पूछ रहा था कि यहाँ का मान क्या होगा। तो देखिए 1 का क्यूब कर सकते हैं और ये 2 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं फिर 3 का क्यूब, और यहाँ पे 4 का क्यूब। तो देखिए 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, और यहाँ पर 3 3 9 27 हो जाएगा, और 4 चक 16 चक 64 हो जाएगा, 4 चक 16 16 चक 64। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या घट रहा है, 27। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या है, बोल रहा है कि एक मेढक 4.5 मीटर गहरे सूखे कुएं से फिसलन वाली दीवारों के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। हर बार मेढक क्या करता है कि 30 सेंटीमीटर कूदता है
और 15 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है। कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को कितने कूदों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे कि कोई कुआं होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुआं में क्या कर रहा है, यहाँ से छलांग लगा रहा है 30 मीटर तक, और वापस वो क्या हो रहा है कि 15 सेंटीमीटर नीचे फिसल जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि वह क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रत्येक दिन है कि क्या लिखा था, कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को कितने कूदों की आवश्यकता होगी। तो देखिए जब एक कूद लगा रहा है ना, तो क्या कर रहा है, 30 सेंटीमीटर कूदता तो है लेकिन 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। यानी कह सकते हैं एक बार में फाइनली वो कितना एक्चुअली में कूद लगा रहा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार में लगाने से कितना टोटल है छलांग, तो देखिएगा 4.5 मीटर दे रखा है। तो इंग्लिश को इसको बदल देते हैं मीटर सेंटीमीटर में, ये तो मीटर में दे रखा है, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 100 सेंटीमीटर, मतलब 450 सेंटीमीटर। अर्थात कह सकते हैं उस मेढक को क्या करना है, 450 सेंटीमीटर उसको पार करना है, तब जाकर को बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 450 पार करने एक बार वो 15 सेंटीमीटर ही उछल पा रहा है, कूद मतलब छलांग तो लगा रहा है 30 का, लेकिन फिसल करके 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो एक दिन में कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर कूद पा रहा है, उछल पा रहा है। ठीक है, तो 15 तिया 45 से हो जाएगा 30 टाइम, 15 तिया 45 30 हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। क्यों नहीं होगा ज़रा समझिए, क्योंकि अंतिम बार जब छलांग लगाएगा तो उसमें तो छलांग जब लगाएगा तो नीचे खिसेगा ही नहीं। जब फाइनल डेस्टिनेशन होगा, मान लो यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ से बचा हुआ है 30 सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो क्या यहाँ पर उछलने के बाद ये 30 पहुँच जाएगा, तो 30 पहुँचने के बाद क्या फिर से नीचे फिसलेगा, नहीं। जब हम पहुँच ही जाएंगे तो फिर फिसल के नीचे कहाँ से आएंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे करना क्या हम लोग को कि 450 में हम ऐसा कर दें कि जो अंतिम 30 होगा ना, वो तो वहाँ से फिसलेगा ही नहीं, वो डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचना है उसको। तो एक्चुअली में उसको यहाँ पे देखेंगे कि 420 ही उसको क्या करेंगे कि वो देखेंगे कितना इसमें सब कितना कूद लगा रहा है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, जो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 अठा 20 से, यानी कि 28 बार में कहाँ पहुँच जाएगा वो 420 सेंटीमीटर तक पहुँच जाएगा। अब अगला जो छलांग मारेगा 30 सेंटीमीटर एक बार में, ठीक है, एक बार में, तो कितना हो जाएगा 450, तो पहुँच गया डेस्टिनेशन पर। हो जाएगा 28 और 1 29, यानी कि टोटल 29 छलांग लगाएगा, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई थिंक समझा पाए हो। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, शब्दकोश को क्या करना है, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है आप डिक्शनरी कभी यूज कर रहे होंगे, तो डिक्शनरी में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इसके बाद फिर क्या मिलेगा क्रम से, वो आपको यहाँ पे एक उसी अकॉर्डिंग सजा देनी है। तो अगर हम डिक्शनरी खोलते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको डी वाला मिलेगा, तो सब में डी है। ठीक है, डी के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, ए से शुरुआत करेंगे, ए बी सी डी करके। तो देखिए यहाँ पे वाई है, यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे वाई है। तो बताइए पहले आपको डिक्शनरी में या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा मिलेगा, ए बी सी डी के क्रम से चले तो पहले क्या मिलेगा, पहले मिलेगा हमको डब्लू। तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्लू मिलेगा तो ये वाला मिलेगा और एक ये मिलेगा। ठीक है, ये दोनों तो बाद में मिलेगा, कम से कम तो जो 2 और 3 है वो पहले मिलेगा 1 और 4 के तुलना में। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए डी यहाँ मिला, सब में डी था, अब फिर वाई है, डी है, डब्लू है, तो डब्लू पहले मिलेगा, यानी ये मिलेगा और ये मिलेगा। अब ये दोनों देखना है कि पहले कौन मिलेगा। इसके ठीक अगला वर्ड पर जाएंगे, तो ये तीसरा वर्ड यहाँ पर ई है और यहाँ पे आई है। तो बताइए पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या मिलेगा, ई मिलेगा या आई, तो मिलेगा ई। तो इसका मतलब है कि तीसरा जो क्रम का है वो सबसे पहले मिलेगा और दूसरा उसके बाद मिलेगा। तो 3 उसके बाद 2। देखिए 3 2 कहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको टाइम बचाना है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछा है कि एक संख्या n 9 को 99 बार लिखकर बनाई जाती है ना। कोई भी एक संख्या होगा n, ठीक है, कोई भी संख्या n होगा जो 99 बार लिखा गया है। ठीक है, ये कोई भी संख्या n होगा जो कि 9 को 99 बार लिख करके बनाई गई है। अब n का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सोचिए 9 को 99 बार लिखा गया है, इस तरीके से 99 बार लिखा गया है, तो 99 बार लिखा गया, तो जो संख्या बनेगा उसको लिख पाना पॉसिबल है नहीं, तो उस पूरी संख्या का नाम दे दिया है वो n। अब वो कह रहा है कि उस n को हम 13 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी कि इसको हम 13 से डिवाइड कर दें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक सिंपल सा लॉजिक था कि अगर आपको कुछ नहीं पता था तो आप यही कर सकते थे कि ऐसा देखिए कि 6 को कुछ कितना बार आप लेते हैं कि रिमाइंडर 0 बच जाए, 6 को कितना बार में 13 से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 0 बच जाए। तो अब देखेंगे कि 6 को
सॉरी 6 नहीं, माफ़ कीजिएगा 9 लेना था हम लोग को। तो 9 कितना बार लें हम लोग, है ना, कि वो क्या हो जाए, 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो देखिएगा कि जब 6 बार हम क्या लेते हैं, 9 लेते हैं, तो ये 13 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर से 6 लेंगे, फिर से 6 को 9 लेंगे तो फिर हमको 0 रिमाइंडर मिलेगा, फिर से 6 लेंगे तो फिर से रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो 6 करके देखेंगे कि हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 1696 तक पहुँच जाएंगे, बच जाएगा। उसके बाद 3 9 और बचेगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखना है आपको, 13 डिवाइड करना है कि यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, और वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो 13 सत्ते 91, बचा 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बचा 9, 13 छक 78, 13 छक 78, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 8 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि 11, यानी इसका 11 सही आंसर होगा। आया बात समझ में? तो बस आपको ये ध्यान रखना था कि 99 बार लिख करके तो 1300 तो डिवाइड करने का कोई तो गुंजाइश ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता कर पाना, है ना, तो कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो करना क्या था, एक ऐसा पैटर्न को ढूंढना था कि देखते कि 0 कहाँ मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर इसे करने मतलब कि 0 मिल गया तो उसके बाद फिर 9 उतारेंगे। ठीक है, तो 9 उतारेंगे, फिर 9 उतारेंगे, फिर भाग लगाएंगे 13 91, फिर 8 आएगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर भाग लगाएंगे, कहीं ना कहीं ये हमको फिर 6 बार 6 बार 9 उतारेंगे तो फिर सबको 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से हर 6 9 उतारेंगे 6 बार तो 0 मिलता चला जाएगा। ठीक है, कितने बार में, 96 बार में, 1696, 16 बार ऐसा करेंगे तो हर बार 0 मिलेगा। लास्ट का जो 3 है वो मेन फैक्टर है, वही सबको रिजल्ट मिलेगा। तो वो 3 9 को जब डिवाइड करते हैं तब वहाँ रिमाइंडर हमको कितना मिलता है, 11। ठीक है, अब यहीं पर मान लेते हैं कि अगर 2 9 बचता तो रिमाइंडर फिर कितना बचता वो देखते, तो 3 2 ही रहता तो 13 सत्ते 91, तो 8 रिमाइंडर बच जाता, 1 ही 9 रहता तो 9 ही रिमाइंडर बच जाता। ठीक है, इसमें आप देखिएगा आगे, जैसे यहाँ पर 11 बच रहा है रिमाइंडर, फिर 9 उतारते हैं तो 13 9 17 से 117 बचेगा 2, फिर 9 उतारेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 13 दूनी 26, कितना उतर जाएगा 3, और फिर उतारेंगे 9 तो 13 तिया 39, देखिए 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल था कि n के किस मान के लिए संख्या 10 टू द पावर n प्लस 1 के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लिखा है कि केवल n बराबर 0 लेने पर ही 2 आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 का मान हम 0 लेते हैं और प्लस 1 करते हैं, तो 10 टू द पावर 0 रहे, किसी पर पावर 0 रहे किसी संख्या पर तो उसका मान 1 होता है, और 1 पहले से था तो 1 और 1 2, तो अंकों का योग 2 ही आ रहा है इसमें, तो ये कथन सही है। बाकी तो 4 ऑप्शन तो सही होगा नहीं। ठीक है, तो आगे चेक करके देख सकते हैं, किसी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जैसे कि 0 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो भी 2 आ जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं ना। जैसे 10 के पावर अगर हम 1 ही रखते हैं तो 10 पर पावर 1 तो 10 ही हो जाएगा, इसका मान 1 इधर रहेगा तो 10 और 1 11। पॉसिबल है क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। तो एक मात्र ऐसा है जो कि ये ऑप्शन जो दिख रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला सवाल पूछा है कि यहाँ पे कोई संख्या दे रखा है और पूछ रहा है 7 से ये विभाज्य है पूरी तरीके से, एक रिमाइंडर आपका क्या बचने वाला है, 0। तो पूछ रहा है p का मान क्या होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, इतना तो आता है ना कि 7 से भाग तो लगाना आता होगा, इतना तो ज़रूर जानते होंगे आप लोग। तब क्या करेंगे, एक बार 1 रख के देखेंगे, ठीक है, क्या भाग लग रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार 6 रख के देख लेंगे, एक बार 7 रख के देख लेंगे, एक बार 9 रख के देख लेंगे। ठीक है, तो जो भी रखने से पूरी डिवाइड हो जाए उसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका किस्मत ख़राब होगा तो हो सकता है कि ये 1 6 और 7 को रखने पर भी भाग ना लगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 3 बार 3 चेक करना पड़ेगा, 1 2 कम से कम 3 चेक करना पड़ेगा। 3 में भी नहीं आया तो डी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि दूसरा में आंसर आ गया तो और अच्छी बात है, पहले में भाग लग गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपका भाग कहाँ लग रहा है। तो जनरली देखा जाए तो किस्मत अगर वैसा हुआ तो ही आगे जाना पड़ेगा, 3 ही चेक करना है, वैसे चौथा तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहला चेक कीजिएगा, दूसरा जब चेक करना शुरू कीजिएगा तो दूसरा में आपको आंसर मिल जाएगा। अब भाग लगाना कितना आसान है, इतना सा थोड़ा सा संख्या को भाग लगाने को कितना वक्त लगेगा, 30 सेकंड में तो आप ऐसे उड़ा दीजिएगा, है कि नहीं। ठीक है, बाकी हम ये बता रहे हैं जब आपको कोई ट्रिक पता नहीं है तब। ट्रिक पता है तो अच्छी बात है, और ट्रिक नहीं भी पता है तो भी आप ऐसे कर सकते थे ऑप्शन रख करके। चलिए ये अगला सवाल था कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चयन करें। डंकी ब्रेज दिया हुआ है तो मंकी का क्या होगा, सिंपल सा चैटर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ये क्या था, ये था 17 + 17 ये दे रखा है, 18 + 18 ये 18 ये दे रखा है, 19 + 19 इतना दे रखा है, तो 23 और 23 क्या होगा। देखिए साफ दिख रहा है, 17 का 17 से गुना करें तो 289,
18 18 324, 19 19 से 361, 27 से 529, कहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है 529, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब यहाँ बोला कि कागज को मोड़ा जाता है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार काटा जाता है। तो दिए गए उस आकृति में इंगित करके करें कि इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये क्या किया गया, इस तरीके से मोड़ा गया है, इसको इधर से मोड़ दिया गया है, और मोड़ने के बाद क्या किया गया यहाँ पे, इस तरह से ये काटा गया है। तो जब हम काटेंगे तो जाहिर सी बात है, तो जब इस तरह से इसको जब उभार करके इसे लाएंगे तो जाहिर सी बात ये वाला ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो इस तरह का आकृति आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सी ऑप्शन में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं है। ये सबसे आसान सवाल था। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि देखिए अगर इसको जब हम कटिंग करेंगे यहाँ पे काटेंगे और जब इसको इधर फैलाएंगे वापस, जब इसको फोल्ड जो किया उसको वापस कर लाएंगे, फैला देंगे, तो फैलाने पर क्या होगा, ये आकृति कुछ ऐसा नीचे भी तो बनेगा जो कि ए बी डी में बन ही नहीं रहा है कहीं। ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मात्र सी होना होगा, तो सी ऑप्शन इसका होगा, बाकी कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपसे जल प्रतिबिंब पूछा था। जल प्रतिबिंब कहने मतलब है जब ये तालाबों के किनारे गए होंगे तो जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से आप पेड़ को देखते होंगे कभी, है ना, और इधर तालाब वगैरह है, तो देखे होंगे कि कुछ इस तरीके से आकृति बनता दिखाई देता होगा, कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो ऊपर का नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब ग्रुप कहाँ आ जाएगा, सबसे नीचे, और ये वाला जो है सो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, से मतलब ये उलट जाएगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर आ जाएगा क्या हमारा 649। तो 649 कहाँ पे है, देखिए इसमें ग्रुप ऊपर दे रखा है, यहाँ भी ग्रुप दे रखा है, ए और बी तो किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं होगा, बचा मेरे पास सी और डी। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए ये वाला प्रतिबिंब अगर ये वाला यहाँ पे है तो ये वही वाला यहाँ पे आएगा, और ये वाला जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए ही आएगा, और यहाँ मान लेते बी लिखा है तो यहाँ भी बी आएगा। ना कि ऐसा हो गया कि बी उधर लिखा है तो बी इधर आ जाए और ये ऐसा आ जाए, ये कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में देखेंगे, तो यहाँ देखिए जी है, तो यहाँ पे जी इधर कर दिया है, वहाँ पर राइट लेफ्ट में, यहाँ राइट में कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए 56 में से अगर 21 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 56 में से 21 घटाते हैं तो बचेगा आपका 35, और 35 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 70 आ रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर 87 में से अगर 45 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 2 7 और ये 42, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो 42 दूनी 84। ठीक है, तो ये 84 दिख रहा है, इसका मतलब है कि 180 में से अगर 115 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 65। ठीक है, और 65 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 130। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो काउंट कर लेते हैं कितना इधर सिंपल दिख रहा है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, 8 तो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, कम से कम। इसके बाद फिर देखेंगे कि एक ये दिख रहा है आपका बड़ा वाला 9, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको 10। ठीक है, और कहाँ दिख रहा है बताइए जरा, एक ये दिख रहा है 11। ठीक है, और एक बड़ा वाला दिख रहा है आपको 13। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक ये दिख रहा होगा 14। ठीक है, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो आई थिंक इसका सही आंसर होना चाहिए 40। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, आई थिंक सही आंसर 14 हुआ इसका। और ये अंतिम सवाल, कौन सी आकृति निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाती है, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। ठीक है, तो ये सबसे आसान दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, तो दिल्ली, ये दिल्ली है और ये श्रीलंका है, दोनों किस में आते हैं, एशिया महादेश में आएंगे, और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हाँ यही अगर यदि ऐसा रहता कि अगर यदि श्रीलंका के जगह पर यहाँ पे देता भारत, तब क्या होता है आंसर इसका, तब इसमें से कोई भी ऑप्शन फिर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता तब क्या होना चाहिए था, तब ये दिल्ली आ जाता है इंडिया में, यदि हाँ भारत में, और ये पूरे भारत आ जाता है एशिया में, तो इस तरह की आकृति जहाँ होता वो इसका आंसर होता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था 20 जो भी था क्वेश्चन पूछे गए तो उसका आंसर की।
ठीक है। और आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग का 20 में से कितना मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, अगर यदि 20 में अगर यदि आपका 17 सही है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, 20 में 17 आपका कम से कम सही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन थे। आप 20 में अगर 20 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 में कम से कम 17 आपका तो होना ही चाहिए सही। ठीक है, तो बताइए मुझे कमेंट करके कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं बाकी पोर्शन को लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।